बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी वेलकम बैक। देखिए जी लास्ट टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट आपने इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि क्वांटम नंबर्स बेसिकली किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और वो होते क्या हैं। तो अब मैं उनमें से दो क्वांटम नंबर्स यानी कि एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये आपके साथ जरा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जी पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, यानी कि ऐसे क्वांटम नंबर की कि जो हमें सिर्फ और सिर्फ शेल्स के बारे में बताएगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये एक एटम ड्रॉन है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, एटम बेसिकली होता क्या है कि यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ पहला शेल जिसके लिए हमने कहा था n इज इक्वल टू 1, ये है पहला शेल विच इज के शेल। दूसरा जो है हमारे पास अब वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 दैट इज एल शेल, और तीसरा n इज इक्वल टू 3 के एल एंड एम शेल एंड सो ऑन, यूं चलता रहेगा। तो इसी चीज को जरा यहां पर देखिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली ये बोहर ने इसके बारे में हमें बताया हुआ है। तो बोहर के दौर में ना भाई कोई बहुत ज्यादा हाई रिजॉल्विंग पार्ट्स के स्पेक्ट्रोमीटर्स नहीं मिलते थे, तो उसने जो एटम के अंदर से निकलने वाली एनर्जी है उसको भी बस जरा दूर से ही देखा है, उसने उसको बहुत अंदर घुस के स्टडी नहीं किया हुआ, तो इसलिए उसने भी यहां पे हमें बस थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन दी थी। वो क्या है, पहली बात तो जी कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। हम इनको एनर्जी लेवल्स ही कहते हैं। ये जो पहला शेल है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और न्यूक्लियस से हम जितना दूर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल उतना इंक्रीज होता जाता है। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब इसके बारे में कहता है भाई वैल्यू कैन नेवर बी जीरो, यानी कि जो हमारे पास ये n है इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। यानी कि सिंपल सी बात है ना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि न्यूक्लियस के बाद ये जीरो शेल है फिर वन शेल है टू शेल है, नो, जीरो शेल तो कुछ होगा ही नहीं ना, एक होगा शेल या नहीं होगा। अब जो नहीं होगा उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कोई नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या कहां से शुरू होनी है, 1 से। n is equal to 1 it's mean k shell, n is equal to 2 it's mean l shell and so on। और उसके अलावा शेल्स हम किसे डिनोट करते हैं, k l m n o p and so on। ले स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यू की बात भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन एनी शेल, भाई किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पहले शेल में या दूसरे में या तीसरे में। तो उसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला है जिसको आपने फॉलो करना है दैट इज 2n²। इसमें n की वैल्यूज को आप पुट करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाता है कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं। जैसे कि देखिए नीचे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है, लाइक मैं चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो देखिए n की वैल्यू 1 होगी, फॉर्मूला है 2n²। तो देखिए 2 इंटू n की जगह पर 1 का स्क्वायर, तो ये जवाब आएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 इंटू 2 2। सो इट्स मीन द कैपेसिटी कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 2 हैं। अब नेक्स्ट देखिए व्हेन n इज इक्वल टू, यानी कि जब l शेल की बात करेंगे तो अब 2n² की जगह पर हम यहां पर 2 पुट करके उसका स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। तो इससे पता चलता है कि जो एल शेल है यानी कि किसी भी एटम के अंदर जो दूसरा शेल होगा उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो वो है स्टूडेंट्स 8। और नेक्स्ट देखिए अगर मैं एम शेल की बात करता हूं, मतलब अब एन की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 2 18। तो इससे पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में किसी भी एटम के एम शेल में टोटल कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड इन दीज एनर्जी लेवल्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी अकोमोडेट, वो भी हमने देख लिया। बस यही पता होना चाहिए आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अब जरा थोड़ी मॉडर्न टेक्निक की तरफ चलेंगे, अब जरा हम थोड़ा मजीद डिटेल में जाएंगे, मतलब अब शेल्स से सब शेल्स की तरफ हम मूव करेंगे। तो उसके लिए जो क्वांटम नंबर है वो है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से स्टूडेंट डिनोट करते हैं। अब ये कहां से जनरेट हो रहा है, देखिए पहले तो इसके बारे में भी कोई थोड़ी सी लिख दी है मैंने बातें दी। टेल अस अबाउट फाइन लाइंस इन द एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल यानी कि शेल्स, शेल्स के अंदर मजीद फाइन लाइंस हमें मिलती हैं जब आप उसको हाई रिजॉल्विंग पावर से देखते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ये आपको सब शेल्स का पता चल रहा है। अब इसकी वैल्यू जो है कुड बी जीरो और कुड बी नॉन जीरो। सब शेल्स के लिए यानी कि जो स्मॉल एल है यहां पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू
0 भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो अगली बात मैं करने लगा हूं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं एस पी डी एफ वगैरह की, ये जरा देख लीजिए। असल में पता है क्या बात है, जो के एल एम एन का हमें कैसे पता चला, ये देखिए ये मेरे पास कोई एटम है, ठीक है, ये सबसे जरूरी और गौर से समझने वाली बात है। इस बात को आपने देखना है, ये बात बोहर को भी समझ नहीं आई थी, अब देख लो आपको समझ आ जानी है। जरा इधर ध्यान दीजिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, चाहे वो एल शेल में आ जाए या के शेल में आ जाए एम से, डेफिनेटली इसने अपने अंदर से अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना है। अब इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में से देखते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं और डिफरेंट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से देखते हैं, तो हमें एनर्जी लेवल्स का पता चल जाता है। ये तो बात हो गई बोहर की, के एल एम एन यहां से पता चल गया। लेकिन यहां पर जब हमने हाई रिजॉल्विंग पावर वाला स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया, तो पता चला कि जो हमें ये लाइन नजर आ रही थी ना, ये सिंगल लाइन नजर आ रही थी। असल में ये सिंगल लाइन नहीं थी, इसके अंदर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे। यानी कि ये कुछ आप समझ लें यूं होगी कि ये देखिए, ये इसके अंदर भी आपको डिफरेंट एनर्जी लेवल्स नजर आ रहे हैं, जिनसे मिलके ये एक आपके पास लाइन बनी। आप यूं समझ लो कि कोई एक आपके पास हाई पोटेंशियल वायर होती है घर में, आप उस वायर को अगर छीलते हैं तो उसके अंदर से छोटी छोटी बारीक वायर्स नजर आती हैं। तो बस कुछ ऐसे ही था कि जो बोहर है उसने दूर से देखा बस एक एनर्जी लेवल, उसको वही वायर नजर आई। लेकिन जब हाई रिजॉल्विंग पावर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अंदर छोटी छोटी वायर्स से मिलके बना हुआ है। तो वो बेसिकली क्या थे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे। मतलब आप देखिए ना, एस पी डी एफ, ये भी तो डिफरेंट एनर्जी लेवल है ना, किसी एक और एनर्जी लेवल के अंदर। मतलब शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स मौजूद हैं। अब शेल है जैसे एम शेल, तो उसके अंदर 3 सब शेल्स हैं एस पी डी। तो एस पी और डी, इन तीनों के भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक तो एम का एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल के अंदर ये डिफरेंट 3 एनर्जी लेवल्स हैं। तो इन डिफरेंट 3 एनर्जी लेवल्स तक बोहर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन हमने जब हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया तो अब इस बात का हमें पता चल गया। स्टूडेंट्स, ये असल में किस तरह से सेपरेट होती हैं, आप इसको देख लीजिए। सिंपली ये ऐसे ही है कि जैसे ये मार्कर्स आप देख लें, तो ये दूर से, अब अगर आप देखते हैं कि आपको एक मार्कर मैं कहता हूं अगर नजर आ रहा है, इसको थोड़ा आप करीब आकर देखेंगे तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। लाइक मैं कहता हूं के एल एम एन, एन शेल की अगर मैं बात करूं उसमें 4 सब शेल होते हैं, ये एन शेल का जी एनर्जी लेवल था। लेकिन जब इसको हाई रिजॉल्विंग पावर से देखा तो इसमें हमें नजर आए एस पी डी एफ। तो इस तरह से बेसिकली ये हाई रिजॉल्विंग पावर से पता चलता है कि सब शेल्स भी शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और अब इनकी वैल्यू जो है 0 1 2 3 ये अलॉट कर दी गई है कि आप देखिए, ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ये स्मॉल एल है ना, ये इसकी वैल्यूज हैं बेसिकली। तो अगर स्मॉल एल की वैल्यू 0 है तो इट्स मीन हम बात कर रहे हैं एस सब शेल की। अगर स्मॉल एल की वैल्यू 1 है तो इट्स मीन हम बात कर रहे हैं पी सब शेल की। अगर स्मॉल एल की वैल्यू यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो हम बात कर रहे हैं डी सब शेल की। और इसी तरह अगर वैल्यू 3 है तो हम बात कर रहे हैं एफ सब शेल की। अच्छा, अब यहां पे आके एक और बात जरा सीखिए, ये एस पी डी एफ, ये नाम ही हमने क्यों सजेस्ट किए, ये हमारे माइंड में कहां से है। तो बेसिकली देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी लेवल्स को हम स्टडी करते थे, तो जब एक शेल में से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स निकल रहे हैं, इन एनर्जी लेवल्स के निकलने का भी स्टूडेंट्स एक पैटर्न है। यानी कि ये जो एनर्जी लेवल्स यहां से निकल रहे हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स में निकल रहे होते हैं। जैसे कि एनर्जी लेवल निकल रहा है, उसका पैटर्न क्या है, शार्प, यानी कि जो रेडिएशन निकल रही हैं वो शार्प पैटर्न में निकल रही हैं। इसी तरह कुछ रेडिएशंस हैं जो किस पैटर्न में निकल रही हैं, प्रिंसिपल पैटर्न में। ठीक है, इसी तरह कुछ रेडिएशन जो है वो किस पैटर्न में निकल रही थी, डिफ्यूज्ड पैटर्न में, यानी कि वो रेडिएशन एक दूसरे के अंदर ही मर्ज हुई हुई हैं, हमें वो स्टडी नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। या एक और पैटर्न का नाम है और वो क्या है, फंडामेंटल। ये डिफरेंट पैटर्न के नेम्स हैं जिनके थ्रू हम इन सबशेल्स तक पहुंचे। आप देखिए, यही तो 4 सबशेल्स हैं, एस पी डी एंड एफ। तो ये इन पैटर्न्स से ही बेसिकली इनके नाम निकाले गए हैं कि जो रेडिएशन निकल रही थी उनको जब हाई रिजॉल्विंग मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से, ये स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से देखा गया,
तो पता चल रहा है कि भाई इनके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स हैं। अब उन पैटर्न्स को नेम दिए तो उन पैटर्न्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनसे हमने अपने सब शेल्स को भी नाम दे दिए। तो ये है बेसिकली कहानी थोड़ी सी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। आगे बता दिया सब शेल्स आ रहा है एस पी डी एंड एफ। और हाँ, अभी आपने पहले देखा कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका वो फॉर्मूला था। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब के एल एम एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आने वो पता चल गया, एस पी डी और एफ में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज 2 इंटू 2l प्लस 1। और ये का मतलब क्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यूज हमें याद रखनी है कि एस सब शेल के लिए वैल्यू है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। और ये वैल्यूज भी आपको मजीद आगे जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे ना तो इनका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी यहां मैं इतनी ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा। तो आप देखिए, अब यहां पर मैं चाहता हूं मुझे पता चल जाए एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब एल की वैल्यू 0। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख लिया, आप देखिए 2 इंटू 2l प्लस 1। तो इधर एल की जगह मैं लिखूंगा 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। तो यहां से बना 3 इंटू 2 सॉरी 2 1 सॉरी यहां पर स्टूडेंट जब ये मैंने वैल्यू गलत पुट किया है, मैं भी मुझे जवाब क्यों गलत आता जा रहा भाई, यहां पर 0 पुट करना है आपने। अभी मैंने बताया एल की वैल्यू 0 है एस सब शेल के लिए, ठीक है। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1, तो पता चला कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एस सब शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम पी सब शेल की बात करें, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो स्टूडेंट्स यहां पर 1 अब आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6। तो पता चला कि पी सब शेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, जब डी सब शेल की बात करेंगे उसके लिए एल की वैल्यू है 2। तो अब मैं यहां पर 2 पुट करूंगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 इंटू 2 10। सो यहां से कंफर्म हुआ कि जो डी सब शेल है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो किसी नए सब शेल में दोबारा से जाएंगे। और एट द एंड एफ सब शेल व्हेन द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 इंटू 2 14। सो हियर वी कम्स टू नो अगेन कि भाई जो एफ सब शेल है उसके अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब मैं जरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखने लगा हूं, जिससे ये दोनों आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखना है। स्टूडेंट्स देखिए, अब यहां से हम बात शुरू करेंगे कि अगर n की वैल्यू है 1, इफ n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूं के शेल की। और अगर के शेल है, ये भी याद रखिएगा, पहले शेल के लिए अगर n की वैल्यू 1 है ना तो उसमें l की भी एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं कह देता हूं कि l की एक ही वैल्यू होगी, दैट इज l इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो बात मैंने किया, मैं अगली लाइन भी पहले लिखता हूं, इफ n इज इक्वल टू 2 देन इट्स मीन कि हम बात कर रहे हैं l शेल की। और l शेल के लिए अब l की कितनी वैल्यूज होंगी, मतलब उसमें कितने सब शेल्स हो सकते हैं। तो देखिए जब n की वैल्यू 2 है तो यहां पर दो वैल्यूज होंगी, कौन सी, एक l इज इक्वल टू 0 और एक l इज इक्वल टू 1। ये बात बेसिकली मैं सिखाना चाह रहा हूं। चले थर्ड वाला भी देख लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब हम तीसरे शेल की बात कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स वो तीसरा शेल कौन सा होता है, दैट इज m शेल। और अगर अब ये तीसरा शेल है तो फिर इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी होनी चाहिए जी, बिल्कुल 3 होनी चाहिए। और वो 3 कौन सी होंगी, शुरू 0 से ही होने, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये वैल्यूज होंगी। अच्छा, अब आगे इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब l इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, s सब शेल की। ऑलराइट, और s सब शेल में स्टूडेंट्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो भी आपने स्टडी किया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा पहले शेल में और तो कोई सब शेल नहीं है, तो इट्स मीन पहले शेल में फिर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो भी 2 ही आएंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे एल शेल व्हेन n इज इक्वल टू 2।
तो इसके अंदर अब दो वैल्यूज हैं, यानी कि दूसरे शेल में दो सब शेल्स होंगे। एक तो वही बात हो गई एस सब शेल, और एक हमारे पास कौन सा है इसके अंदर स्टूडेंट्स, पी सब शेल। इसमें अब दो सब शेल्स हैं, और आगे इसमें भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं देख लीजिए जी। अगेन एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और दूसरे शेल में अगर दो सब शेल्स होते हैं, अब इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख लें तो 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई ये बात समझ में आ रही है कुछ? मैंने अभी बताया था दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब वो 8 किस तरह से आ रहे हैं देखो, कुछ मजीद क्लियर हुआ, क्योंकि दूसरे शेल में दो सब शेल्स हैं एस और पी। अब हमने देख लिया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो ये वजह है कि दूसरे शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। भाई तीसरे में कितने आते हैं? 18। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। तो तीसरे शेल के लिए 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। एक है स्टूडेंट्स एस सब शेल, एक है आपके पास पी सब शेल, और एक है जी आपके पास डी सब शेल। तो अब ये 3 सब शेल्स हैं, इन 3 के इलेक्ट्रॉन्स देखिए तो जी एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, पी में कितने आते हैं? 6, और डी में कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये भी आपने कैलकुलेट किया, देखिए एस में 2 आ रहे हैं, पी में 6 आ रहे हैं और डी में 10 आ रहे हैं। तो इन सबके ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने पुट किए, इनको आप ऐड कर दें। 10 + 6 16 + 2 18। So this is how 18 electrons could be accommodated in third shell, because in third shell we have 3 different subshells, और वो 3 डिफरेंट सबशेल्स कौन से हैं वो भी आपने देख लिए। तो इसी तरह जरा चौथा शेल जो है when n = 4 then it would be k l m and n शेल, और अगर n की वैल्यू 4 है तो इट्स मीन अब 4 डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज आएंगी। l = 0, l = 1 2 3, और वो s p d f, और फिर उन सब के इलेक्ट्रॉन जब आप प्लस करेंगे तो भाई टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब ये आपने मुझे बताना है। सो होप सो क्या आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तो समझ आ गया होगा, इनका आपस में कॉम्बिनेशन क्या है वो भी पता चल गया होगा, और भाई लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, एक दफा इसको अपनी बुक वगैरह से या जो भी नोट्स वगैरह यूज करते हो उनसे रीड कर लो, सो इंशाल्लाह ताला ये आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर अगेन कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।